दोस्तों पिछले कुछ महीनों से ईस्ट यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक राजनीतिक उथल पुथल चर्चा में है। बेलारूस हो या यूक्रेन, कजाकिस्तान हो या बाल्टिक्स, हर जगह किसी न किसी रूप में कॉन्फ्लिक्ट्स की स्थिति बनी हुई है। इन सब मुद्दों ने अचानक से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विद्वानों का ध्यान ताइवान स्ट्रेट से अपनी ओर खींच लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी देशों द्वारा फेस प्रॉब्लम्स का लिंक कहीं ना कहीं एक ग्रेट पावर रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जैसे लिथुआनिया, लातविया के साथ बेलारूसियन बॉर्डर्स पर चल रहे माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके पीछे बेलारूसियन डिक्टेटर्स अलेक्सेंडर लुकाशेंको का हाथ है, जिसे रशिया सपोर्ट करता है। इसके अलावा 2014 में क्राइमियन इन्वेजन के बाद से लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स बढ़ते ही जा रही हैं, जो पिछले 2 सालों में और ज्यादा एस्केलेट हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आज यूक्रेनियन बॉर्डर में लगभग 1,20,000 रूसी सैन्य बल तैनात है। उधर कजाकिस्तान में मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें दबाने के लिए कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने रशियन ट्रूप्स का सहारा लिया है। इन सभी इवेंट्स को देखते हुए कुछ एनालिस्ट तो ये दावा भी कर रहे हैं कि पुतिन के अंडर रशिया अब सार के रशियन अंपायर और फॉर्मर सोवियत यूनियन की तरह विस्तारवादी होने लगा है। आज के वीडियो में हम इसी क्लेम का एनालिसिस करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि आखिर कैसे सोवियत यूनियन की एक्सपेंशनिस्ट मेंटालिटी को फिर से रशिया अडॉप्ट कर रहा है। हम इतिहास में पीछे जाते हुए आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन के रशिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतें रशिया 1999 से कर रहा है, यानी तब से जब से पुतिन पावर में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए शुरुआत करते हैं रशिया के एक्सपेंशनिज्म की कहानी को, और सबसे पहले चलते हैं कजाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट। दोस्तों, कजाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर पर क्रैकडाउन दोनों ही सोवियत रशिया की याद दिलाते हैं। जी हाँ, 1956 में हंगेरियन रिवॉल्यूशन के दौरान सोवियत आर्मी ने ऐसे ही रिबल्स को वायलेंटली सप्रेस किया था, जब हंगरी की जनता स्टालिनिस्ट हंगेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर गई थी। एक एस्टिमेट के हिसाब से हंगेरियन रिवॉल्यूशन को जब सोवियत आर्मी ने कुचलना शुरू किया तो लगभग 25,000 हंगेरियंस को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसा ही एक और इवेंट 1968 का प्राग स्प्रिंग है। प्राग स्प्रिंग चेकोस्लोवाक सोशलिस्ट रिपब्लिक में लिबरलाइजेशन और मास प्रोटेस्ट का एक दौर था, जब रिफॉर्मिस्ट अलेक्जेंडर ड्यूब्सेक वहां सिटीजन के राइट को एक्सपेंड करने की तैयारी कर रहे थे। ये एरिया सोवियत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था और सोवियत हेड ब्रेजनेव को ड्यूब्सेक के रिफॉर्म्स पसंद नहीं आए। इसलिए वॉर्सो पैक्ट के तहत सोवियत ने लगभग 5 लाख ट्रूप्स भेजकर चेकोस्लोवाक सोशलिस्ट रिपब्लिक को ऑक्युपाई कर लिया और वहां की जनता के साथ अत्याचार हुए। नतीजन एक मैसिव वेव ऑफ इमिग्रेशन पूरे देश से हुआ और सिटीजन्स सोवियत के विरोध में खड़े हो गए। आज कजाकिस्तान में जो हो रहा है वो प्राग स्प्रिंग और हंगेरियन रिवॉल्यूशन से काफी हद तक मैच करता है। जिस तरह से प्राग स्प्रिंग में वॉर्सो पैक्ट नाम के कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर सोवियत ने वहां के लोगों की आवाज को दबाया, वैसे ही आज पुतिन भी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या CSTO का इस्तेमाल कर कजाकिस्तान में रशियन इंटरवेंशन कर रहे हैं। इस एरिया में एक पुरानी कहावत है, वॉर्सो पैक्ट की तरह CSTO वो डिफेंसिव अलायंस है जो खुद के ही मेंबर्स को इन्वेड करने में यूज होता है। सोवियत ने जब हंगरी और प्राग स्प्रिंग में इंटरवीन किया था, तब उसने इन रिवॉल्यूशंस के पीछे अमेरिकन एजेंट्स का हाथ बताकर अपने अटैक्स को जस्टिफाई किया। वैसे ही आज रशियन एलिट्स कजाकिस्तान के प्रोटेस्ट को कलर रिवॉल्यूशन बता रहे हैं, यानी एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसके पीछे फॉरेन एनिमीज का हाथ है। कजाकिस्तान के प्रो रशिया प्रेसिडेंट तोकायेव ने तो प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट ही बता दिया है, लेकिन प्रोफेसर एरिक मरात और एसिल तोतुल्मू कलर रिवॉल्यूशन के क्लेम को एकदम खारिज करते हैं। वो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिखते हैं कि कजाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई एक लीडर नहीं है, और असल दिक्कत यह है कि वहां की जनता कजाकिस्तान गवर्नमेंट से एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटेड है। ये प्रोटेस्ट जेन्युइन और पीसफुल थे और प्रोटेस्टर्स अपने सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस का हल चाहते थे। ये प्रोटेस्ट उस कजाक पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ रिएक्शन है जिसने 3 दशक से वहां कुछ गिने चुने एलिट्स को ही फायदा पहुंचाया है। आज कजाकिस्तान के पावर एलिट्स ही वहां के मोस्ट ल्यूक्रेटिव एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें वहां के स्टेट का सपोर्ट है, जबकि कॉमन जनता लो वेजेस और लोन्स पर सरवाइव करती है।
और कजाकिस्तान के पावर एलिट्स को रशिया का सपोर्ट है, जो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कजाकिस्तान के रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया में अपनी हेजेमनी मेंटेन करना चाहता है। कजाकिस्तान उस लिस्ट में अकेला नहीं है जहां के पॉलिटिकल एलिट्स की मदद से रशिया अपना डोमिनेंस मेंटेन करता रहा है। और जब जब वहां की जनता या एंटी रशियन लीडर्स ने रशिया सपोर्टेड एलिट्स का विरोध किया, तब तब रशिया ने इसे लाइटली नहीं लिया। इसका प्रूफ हमें रशिया के 2 दशक पुराने इतिहास में मिलता है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जब से रशियन फेडरेशन में पावर में आए हैं, तब से ही रशिया ने खुद के एक्सपेंशनरी फॉरेन पॉलिसी को शो किया है। वो लगातार पोस्ट सोवियत स्टेट्स और आसपास के देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा रहा। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल चेचन्या है। चेचन्या आज रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, लेकिन 1991 में सोवियत के कोलैप्स के पहले ही चेचन्या ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन रशिया के तत्कालीन हेड बोरिस येल्त्सिन ने यह एक्सेप्ट नहीं किया। इसके चलते रशिया और चेचन्या के बीच फर्स्ट रशो चेचन वॉर 1994 में शुरू हुआ और 2 साल बाद चेचन फोर्सेस की जीत के साथ खत्म हुआ। रशियंस ने चेचन्या को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन जब फॉर्मर केजीबी स्पाई पुतिन की रशियन पॉलिटिक्स में 1999 में प्राइम मिनिस्टर की तरह एंट्री हुई, तो येल्त्सिन और पुतिन ने मिलकर चेचन्या पर फिर से अटैक कर दिया। इसी दौर में येल्त्सिन ने रिजाइन भी किया और पुतिन ऑफिशियली प्रेसिडेंट बने। दुनिया 21st सेंचुरी में एंटर कर रही थी और रशियन पॉलिटिक्स भी पुतिन के साथ बदलने लगी। पुतिन के अंडर रशिया ने सेकेंड रसो चेचन वॉर जीत लिया और चेचन्या को ईयर 2000 में रशिया ने ऑफिशियली एनेक्स कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुतिन का कॉन्फिडेंस बढ़ा और 3 साल बाद ही उन्होंने एक और पोस्ट सोवियत स्टेट जॉर्जिया को टारगेट बनाया। जॉर्जिया रशिया के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर स्थित एक देश है। 2003 में जॉर्जिया में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसे रोज रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। इन प्रोटेस्ट के चलते 2004 में जॉर्जिया में एक प्रो यूएस लीडर मिखाइल साकाशविली प्रेसिडेंट बन गए और ये बात पुतिन को पसंद नहीं आई। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स बिल्ड हुए और फाइनली 2008 में जॉर्जियन सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके ऑटोनॉमस स्टेट अबखाजिया और साउथ एसेटिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। रशिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसका इस्तेमाल कर उसने जॉर्जिया में इंटरवीन किया। 5 दिन के वॉर के बाद अबखाजिया और साउथ ओसेटिया ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और रशिया ने इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। रशिया ने इन दिनों स्टेट्स के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर उनकी टेरिटरी में अपने मिलिट्री बेसिस सेटअप किए और 4000 सोल्जर्स और S-300 डिफेंस सिस्टम स्टैब्लिश किया। इसके अलावा यूक्रेन की कहानी तो आप जानते ही हैं। 2013 में जब यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट को लेकर चल रही प्रिपरेशंस को सस्पेंड कर दिया, तो पूरे यूक्रेन में प्रो यूरोपियन जनता सड़कों पर आ गई थी। इन प्रोटेस्ट को यूरोमेडन नाम दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इन इंसिडेंट के बाद यूक्रेन पार्लियामेंट ने यानुकोविच को रिमूव कर दिया और यूक्रेन में ओलेक्सेंडर टुर्चनोव के अंडर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इसे पुतिन ने कू बता दिया और कहा कि जरूरत पड़ने में वो मिलिटरीली यूक्रेन में इंटरवीन करेंगे और इसी टेंशन के माहौल में रशिया ने क्राइमिया का एनेक्सेशन कर लिया। इसके बाद रशिया ने क्राइमिया में सोवियत जैसे मिलिट्री बेसिस भी बनाने शुरू कर दिए और लगभग 30,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए। क्राइमिया में रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किया। 2014 में ही कई रशिया बैक्ड प्रोटेस्टर्स ने यूक्रेन में रशिया के झंडे भी फहराए। ये टेंशन्स आज भी खत्म नहीं हुई है और इसका नतीजा है कि यूक्रेनियन बॉर्डर्स में लगातार रशियन डिप्लॉयमेंट्स बढ़ रहे हैं और वॉर जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसा ही काम रशिया ने सीरिया में भी किया, जब उसने अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के बाद एक्टिवली अल असद की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। सीरियन सिविल वॉर में रशियन रोल ने सिविल वॉर को बढ़ा दिया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे ISIS को हुआ। अपने मिलिट्री सपोर्ट के चलते रशिया को सीरिया से कई बेनिफिट्स भी मिले, जिसमें सीरिया के नदर्न एजेस में रशियन मिलिट्री बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूक्रेन कजाकिस्तान के करंट टर्मोइल के अलावा एक और पोस्ट सोवियत स्टेट का ग्रुप है जो लगातार रशियन थ्रेट से डरा हुआ है।
अब चलते हैं बाल्टिक्स की ओर। बाल्टिक रीजन ईस्टर्न यूरोप में स्थित 3 देशों से बना हुआ है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अपनी एनुअल रिपोर्ट में लातवियन स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने ये कंक्लूड किया कि उसकी सिक्योरिटी के लिए 2021 में नंबर 1 सिक्योरिटी थ्रेट रशियन सीक्रेट सर्विसेज है। रशिया के दोस्त यानी चाइनीज और बेलारूशियन एजेंसीज सेकेंड और थर्ड थ्रेट माने गए। इसी दौरान दिसंबर 21, 2021 को एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के डिफेंस मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि रशियन और बेलारूसियन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स की जरूरत है। हम आपको बता दें कि ईस्ट यूरोप और रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर के पास स्थित तीनों बाल्टिक स्टेट्स बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन के साथ फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं। तीनों बाल्टिक स्टेट्स रशियन एम्पायर का हिस्सा भी हुआ करते थे और यहाँ सिग्निफिकेंट रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती है। इसकी हिस्ट्री के चलते कई रशियन एलिट्स और लोग मानते हैं कि इन स्टेट्स में रशियन कंट्रोल जस्टिफाइड है। इसके अलावा ये स्टेट रशिया के लिए जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से वो यूरोप में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकता है। क्राइमियन एनेक्सेशन और उसके बाद यूएस द्वारा इम्पोज सैंक्शंस ने रशिया के लिए इन स्टेट्स को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। यही वजह है कि बाल्टिक के लीडर्स को रशिया से डर लगता है। वहां के लीडर ने कई बार यूक्रेनियन बॉर्डर में बढ़ रहे रशियन मिलिट्री प्रेजेंस को भी इसलिए क्रिटिसाइज किया है और यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात की है। खैर, बाल्टिक स्टेट्स का ये डर नया नहीं है। वो हमेशा से ही रशिया जैसे बड़े स्टेट के प्रति स्केप्टिकल रहे हैं। इस रीजन में रशिया के रिश्ते केवल उन देशों के साथ अच्छे हैं जहां की सरकारें करप्ट ओलिगार्क चलाते हैं और जहां की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पैरालाइज्ड हैं। बाल्टिक्स के लोगों की मेमोरी में सोवियत एरा के ऑपरेशंस और सफरिंग्स आज भी जिंदा हैं। गुलग्स में मास डिपोर्टेशंस हो या केजीबी वैन्स द्वारा सोवियत रूल के ओपोनेंट्स का अबडक्शन, ये सब बाल्टिक स्टेट के लिए अनकंफर्टेबल मेमोरी है। 1956 में हंगेरियन रिवॉल्यूशन को कुचलना हो या 1968 में प्राग स्प्रिंग, ये भी बाल्टिक स्टेट ने करीब से देखा है। खैर, 1991 में जब सोवियत का पतन हुआ तो दुनिया को उम्मीद थी कि चीजें बदलेंगी, लेकिन सच तो यह है कि एक ब्रीफ पीरियड की शांति के बाद चीजें वैसी ही हो गईं। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह सत्ता में बने हुए हैं और ये बात पोस्ट सोवियत स्टेट को और ज्यादा टेंशन में डाल देती है। तो दोस्तों, रशिया और पुतिन का ये इतिहास दिखाता है कि कैसे रशिया का सोवियत जैसा बिहेवियर नया नहीं है, बल्कि इसके रूट्स 20 साल पुराने हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि आज रशिया पहले से और ज्यादा एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडास को फॉलो कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।